दोस्तों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दोनों पेज भरने के बाद डायग्राम बनाने के बाद आखिर 0 मार्क्स कैसे आ जाता है, या लॉन्ग आंसर में पूरा लिखने के बाद भी हाफ ही मार्क्स क्यों आता है, ये सब कुछ एनालाइज करके आपको दिखाएंगे आज। ये GS1 का एवेल्यूएटेड कॉपी है और ये एक टॉपर का कॉपी है जिसमें आप देख सकते हैं 174 मार्क्स आया है। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिएगा भाई, नहीं तो फिर वो पूरा जो मेरा जिस्ट है वो नहीं आपको समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा, तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रो लिखा। विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 देयर वाज डिमांड एमंग लीडर्स फॉर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इन बैकड्रॉप इंडियन काउंसिल एक्ट। ये बना, इन्होंने इंट्रो लिख दिया। चलो, अब बॉडी इन्होंने लिखा, कुछ फीचर लिखा कि इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। उसके बाद इन्होंने लिखा राइट टू डिस्कस बजट। आपको मैं दिखाऊंगा ऐसे लिखे मार्क्स कितना आ रहा है। मार्क्स इनको आ रहा है 3 मार्क्स, ये आप देखिए। आखिर 8 में 3 ही क्यों आया, आधा नंबर भी क्यों नहीं आया, जबकि इन्होंने देखे, आप देख सकते हैं आप ये पूरा पेज, दोनों पेज पूरा भर दिया है दोस्त, ठीक है। अब देखिए क्यों नहीं आया, सो मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, ये लिख दिए। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल क्या लिखा, मोर इंडियंस आर नॉमिनेटेड। भाई उसका मतलब ही होता है इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। उसके बाद देखिए राइट टू डिस्कस बजट गिवन टू लेजिस्लेचर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड फॉलो, ये सही है। लेकिन तीसरा देखिए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स गॉट राइट टू डिस्कस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। भाई ये क्या है भाई, ये राइट टू डिस्कस जब ऊपर लिख दिए हो गिवन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये सब, तो ये फिर अलग से लिखने, चल खैर आप इसको लिख भी दिए तो खुद तो भी कोई बात नहीं। फोर्थ में देखिए इन्होंने क्या पॉइंट लिखा है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव दे डिमांडेड ऑल इंडिया सर्विसेज टू बी हेल्ड इन इंडिया, टैक्स रिफॉर्म फॉर प्रेजेंट। ये सब ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है दोस्त, ये पूछ रहा, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये पूछ रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, तो आप ये क्या दिख रहे हो कि भाई इंडिया ने डिमांड क्या किया। आपको एक्ट के बारे में लिखना है, उसमें क्या लिखना होता है, एक्ट क्या है, उसका फीचर जो मेन पॉइंट होता है वो लिखना होता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अंग्रेज़ों का कानून लिख रहे हैं और अंग्रेज़ों के कानून को आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसे कोई मज़ा ही नहीं है दोस्त, मतलब आप क्या देशभक्त रहेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में भी आपको क्रिटिसिज्म टाइप के ही घुसाना है, अगर अंग्रेज़ों का कानून है तब। लेकिन इन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा है, दस वी कैन से दैट बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड वाज मेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट। भाई ये क्या है, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कर दिया अंग्रेजों ने मेरे लिए। तो ऐसा देख के हमको लगता है कि आंसर, इसीलिए इनका जो मार्क्स है वो 3 नंबर आया है, ज़्यादा नहीं आया। जब भी मेरा ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन आता है ये 100% आउट क्वेश्चन है, कि एक एक्ट आएगा ही आएगा, तो सब एक्ट रख लिए, उसका एक अच्छा सा बना लिए इंट्रो, उसके बाद बॉडी में लिख लिए फीचर्स इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म जरूर लिखे, फिर जो कंक्लूजन आप लिखे वो जो हमेशा आपको क्रिटिसिज्म में ही लिखना है, निगेटिव टर्म में लिखना है, ना कि पॉजिटिव टर्म में, क्योंकि अंग्रेजों की बात है, ठीक है। अब जैसे संथाल विद्रोह में इन्होंने लिखा, संथाल अपराइजिंग में देखिए ये पूरा कॉज लिखे, ये डायग्राम बनाए, उसके बाद इकोनॉमिक ये सब है ना। उसके बाद नंबर इनको कितना आया, 4 मार्क्स, आधा मार्क्स आया पूरा इतना लिखने के बाद भी। कारण क्या है भाई, ये वैसा लिख ही नहीं पा रहा है, जैसे कोर्स ऑफ मूवमेंट में लिख दे रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने इमीडिएट कॉज ये सब, इसमें एकदम इनको अलग अलग करके लिखना चाहिए था कि कॉज क्या है, तो कॉज इतना में निपटा दिया। फिर इकोनॉमिक कॉज में इतना सारा चीज़ बता रहे हैं, इकोनॉमिक कॉज लिखे और यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए कि ट्रिपल बर्डन है ये सब। उसके बाद सोशल रिलीजियस कॉज लिखे, है ना। उसके बाद इमीडिएट कॉज लिखे, ये सब। उसके बाद क्या क्या फ़ायदा हुआ उससे, ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट निकला, मूवमेंट से क्या क्या निकला, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है लगता है। हाँ, सिग्निफिकेंस में यहाँ पे लिखे हैं, वो एक्ट कहाँ पे आया था वो भी नहीं लिखा है, 6000 ये नंबर पता नहीं, संथाल गैडेड, ये सब नहीं लिखना पूरा कहानी, समझ रहे। उसके बाद आप आ जाइए जहाँ पे इनको 0 मार्क्स आया है, ठीक है। संथाल विद्रोह में भी देखिए इनका 4 मार्क्स आया है, इनका 0 मार्क्स जहाँ पे आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 0 मार्क्स कैसे आता है, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको और दिखाऊंगा, ये देखिए इसमें इनका 0 मार्क्स आया है, ये 0। अब इन्होंने क्या लिखा है 0 भाई, तो लिखा है कि एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन सुप्रियो केस से LGBTIQ+A+ डज नॉट हैव राइट टू मैरी अंडर अ स्पेशल मैरिज एक्ट। अब इनका जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप, वो पूरा कहाँ चला गया दोस्त, LGBTIQ, ये वीमेन के बारे में कुछ लिखना ही नहीं चाहते हैं। और कंसर्न क्या है सुप्रीम कोर्ट का, वो लिखते हैं कि लॉ नहीं है, बताओ। उसके बाद लिखते हैं कि इट मे लीड टू ग्लास सीलिंग ऑफ वीमेन एंड अदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उसके बाद पॉवर्टी और हंगर, वाह भाई। उसके बाद नीति आयोग से 52% वीमेन और एनेमिक, वाह भाई वाह। ये सब क्या है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न पूछा था। इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पास पहुंच गए दोस्त। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, आंसर है कुछ, पूरा 2 पेज इन्होंने लिखा है, लेकिन मार्क्स 0, क्योंकि आप उस तरह से लिखे ही नहीं भाई। अगर मैं यहाँ पे रहता तो आप अगर उस टाइम अगर देखेंगे तो इसमें एक हैंडबुक निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हैंडबुक निकाला था कॉम्बैटिंग
जेंडर स्टीरियोटाइप, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये सब मिल जाता है। अब उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप डिफाइन कर सकते हैं, या आप करंट अफेयर शुरू कर सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है, पहले ये तो बताओ। तो जेंडर स्टीरियोटाइप LGBTIQ सिर्फ नहीं होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि जेंडर के हिसाब से, प्री कंसीव नोशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से रोल मिलता है। जैसे लड़कियां को घर का काम मिल जाएगा, लड़कों का बाहर का काम, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्या है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, इसलिए 0 मार्क्स मिला, क्योंकि वो भाई ये पॉवर्टी और हंगर तक पहुँच गए, नीति आयोग पहुँच गए, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोई मतलब ही नहीं दोस्त। फिर मैं आपको एक 38 मार्क्स में कितना मार्क्स मिला है और कम क्यों मिला है आपको बताता हूँ। देखिए, इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है, अच्छा ये सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। इवेल्युएट करना है आपको और उसके बाद एक्सप्लेन करना है इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पहले आप देखिए इनका मार्क्स कितना आया। इनका मार्क्स आया है एक सेकेंड, इनका मार्क्स आया है 38 में। कितना पेज लिखे हैं आप देखिए, ये खत्म हो गया पेज, ये पूरा पेज ही में लिख दिए हैं, बस आधा पेज छोड़े हैं। और पूरा लिखने के बाद भी इनको मार्क्स जो आया है वो ओनली 23 मार्क्स आया है। अब वो क्या गलती किया है कि इतना आधा के पास क्यों आया है, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट है, एक इवेल्युएट करना है और दूसरा इम्पैक्ट बताना है। तो इन्होंने पहले चंपारण सत्याग्रह को डिफाइन किया कि भाई 1917 में बिहार में हुआ था, वेयर महात्मा गांधी बिकेम महात्मा एज पर रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलो ठीक है, ये आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उन्होंने चंपारण इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया है कि वाज अगेंस्ट अप्रेसिव। तो देखिए मेरा ये कहना है कि पहले आपको जब 38 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये देखिए 3 काठिया का इन्होंने वो इमेज भी बना दिया, डायग्राम भी बना दिया, वाह भाई, लेकिन तब भी मार्क्स क्यों नहीं आया ये मैं बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है सबसे पहले कॉजेज ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ऐसे हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है कि क्या है कि भाई 3 काठिया सिस्टम था, ज़बरदस्ती उनसे क्या फोर्स किया जाता था, उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता था। ये कहानी बस लिख रहे हैं। ये देखिए 1915 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 16 में फिर क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ। भाई पीर मुहम्मद रोट बुक, ये सब कौन पूछ रहा है भाई इतना कहानी। पीर मुहम्मद क्या लिखा था, राजकुमार शुक्ल रीड द कंडीशन ऑफ दुखी आत्मा। भाई जो जानते हो वो सब नहीं लिखना यहाँ पे आपको लिखना है कि कॉज क्या था मेरे भाई। सबसे पहले इन्होंने कॉज के बारे में लिखा ही नहीं, ये इन्होंने लिखा कि 1915 क्या, 1916 में कलकत्ता सेशन हुआ, शुक्ल मीट गांधी जी, इससे क्या मतलब है दोस्त। 17 में गांधी अराइव इन चंपारण, चलो ये तो कोर्स ऑफ सत्याग्रह में लिखना होगा, 18 में ख़त्म ही कर दिए। तो कहने का मतलब इन्होंने कॉज एक्सप्लेन किया ही नहीं कि 3 काठिया सिस्टम है, फोर्स्ड किया जाता था, उनको रेंट कम दिया जाता था, उनको ज़बरदस्ती इसमें ढकेल दिया जाता था, ये सब कहीं आपको मिलेगा नहीं। अब चलिए दूसरा इसमें ये आ गया कि इवोल्यूशन ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट का इवोल्यूशन उन्होंने किया। चलो ये बोलते हैं कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने लिखते हैं व्हेन एडवर्ड गेट ऑर्डर्ड गांधी जी टू लिव ही डिनाइड एंड इट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अरे भाई ये आपको जब लिखें कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तो आपको इसको डिफाइन नहीं करना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है, व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस, ये कहीं नहीं पूछा है दोस्त। आपको इवोल्यूएट करना है कि ये सिविल डिसोबीडियंट है तो इसको ऐसे नहीं मानना है सिविल डिसोबीडियंस होता क्या है। इट वाज नॉन वायलेंट इन नेचर, चलो ठीक है। अब उसका एग्जांपल भी लिखा है इन्होंने कि पीपल कुड लर्न द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो चंपारण, इसका कोई मतलब है दोस्त। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नॉन वायलेंट क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन नहीं करना होता है। डायरेक्ट एम, ये 33% रिडक्शन इन टैक्स, एबोलिशन ऑफ 3 काठिया सिस्टम। रूट कॉज इवोल्यूशन में है, ये एम इवोल्यूशन में ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, रूट कॉज ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज फाउंड आउट इन अ स्ट्रगल। भीतर बात यह बहुत ब्रिटिश पॉलिसी वाज चैलेंज फॉर फर्स्ट टाइम एट द मास स्केल, ये सही बात है। लेकिन फिर वही लिखते हैं चैलेंज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑपरेसिव इनह्यूमन, वही चीज़ ये बार बार लिख रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड, उसके बाद इन्होंने लिखा आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ब्रिटिश वाज रेडी टू रिफॉर्म इट्स पॉलिसी ऑफ इंडिगो एंड ग्रांट। तो 25% रिडक्शन इन टैक्स, भाई एक लाइन में यहाँ आना था कि भाई डिमांड ऐसा हुआ कि 25% रिडक्शन हो गया। इंडियन मेकिंग रिफॉर्म फॉर देमसेल्फ व्हेन चंपारण एग्रीरियन कमेटी वाज एस्टेब्लिश अंडर एफ जी गांधी जी आल्सो मेंबर। ये क्या मतलब है भाई इसका, है ना। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यहाँ पे ये लिखना था कि भाई एग्रेरियन कमेटी फॉर्म हुआ जिसमें गांधी वाज मेंबर। इतना कहानी का कोई मतलब नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ ऑपरेसिव पॉलिसी बाय ब्रिटिश आल्सो, ये क्या ब्रिटिश आल्सो। चंपारण एग्रेरियन एक्ट वाज पास्ड, या सीधा लिखना है पैसेज ऑफ चंपारण एग्रेरियन इन 1980, है ना। अबोलिशन ऑफ 3 काठिया सिस्टम, ताकि दिखे भाई फार्मर गिवन राइट टू डिसाइड सुटेबल क्रॉप फॉर देयर लैंड। मतलब आप देख रहे हैं इनका कहानी, आप देखिए पेज ऐसे नहीं भरा है। अब देखिए इवेल्युएट पूछा था इवेल्युएट में दोनों चीज़ होता है दोस्त। क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इन्हें निगेटिव लिखा ही नहीं कि वो उसके चंपारण जो हुआ उससे निगेटिव, उसका क्या मतलब लिमिटेड क्या। तो भाई इसमें लिखना होता है लिमिटेशंस क्या रहा उस। तो लिमिटेशन ये रहा कि भाई ये सिर्फ बिहार तक शुरू में लिमिटेड रहा, रीजन स्पेसिफिक रहा।
उसके बाद इसमें जो आउटकम आया वो बहुत एक डिकेड के बाद ये 25% जो रिडक्शन लिखे है ना, वो एक डिकेड के बाद उनको मिला, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस पर मतलब इंडिगो पे था, बाकी सब तो चल ही रहा था, बाकी सब ऑपरेशन ब्रिटिश का तो चल ही रहा था। तो ये इसका लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन भी तो लिखना होगा दोस्त। अब उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए इनका बहुत बड़ा बड़ा बात है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, उसके बाद ये लिखते हैं मीडियम टर्म इम्पैक्ट, उसके बाद ये लिखते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब पता नहीं कहाँ से लाए हैं कि शॉर्ट टर्म में एग्रेरियर वाज पास्ट भाई ये तो लॉन्ग टर्म ही तो हो गया है, ये तो हमेशा के लिए हो गया। तिनकाठिया सिस्टम अबलिश्ड 25%, अब जो वहाँ लिखे थे वही लिख रहे हैं। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये लिख क्या रहे हैं कि उसका इवेल्युएशन में जो चीज़ लिखना होता है इनको आंसर में, वो यहाँ पे लिख रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या हुआ, ये तो उसका इम्पैक्ट हुआ कि तिनकाठिया अबॉलिश्ड हो गया, चंपारण एग्रेरियन एक्ट आ गया, ये तो इम्पैक्ट है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे इम्पैक्ट क्या हुआ ये पूछ रहा है उसमें, तो ये तो आंसर वहाँ पे होना चाहिए था। मीडियम टर्म पीजेंट स्टार्टेड, ये है इंडियन वाला। पीजेंट स्टार्टेड पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट इन ऑल मास मूवमेंट, पीजेंट कॉज वाज टेकन ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंक्लूडिंग पीजेंट पार्टिसिपेटेड, सत्याग्रह बिकेम टेक्निक, ये सब है। प्रैक्टिस ऑफ सत्याग्रह आल्सो गाइडेड राइट फॉर दलित्स एंड वीमेन, सही बात है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, गांधी बिकेम नेशनल लीडर, ये सही बात है। सत्याग्रह स्टार्टेड टू बी प्रैक्टिस वाइडली, बरदौली सत्याग्रह। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी एंड ऑपरेसिव सिस्टम केम अंडर अटैक। तो कहने का मतलब ये नॉन वायलेंट एंड फेयरलेस जस्टिस बिकेम काउज एंड मेथड ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर लिख रहे हैं वो मतलब जिसका उधर का आंसर इधर, इधर का आंसर उधर, उस तरह का एक बाइफर्केटेड आंसर अच्छा से नहीं लिखे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे। अब उसके बाद देखिए मूवमेंट नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट, EMS कंसीडर चंपारण, ये पता नहीं कौन है, नंबो द्वीप, ये तो पता नहीं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन ऑन द सेंटेनरी एंड एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज टू रिकॉग्नाइज इट इंपॉर्टेंट, ये सही बात है। न्यू दिल्ली वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब इसीलिए इसमें 23 आया। आप आंसर देख लिया कैसे उल्टा। तो आपको जो आंसर लिखना है, जैसे इसमें इवेल्युएशन लिखा था, तो सबसे पहले आपको इवेल्युएट में पॉजिटिव और नेगेटिव करना है ना। तो दोनों को आप लिखना कि भाई पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव लिमिटेशन ये रहा। उसके बाद इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पे इंपैक्ट लिख दिए। तो आप कम पेज में भी लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। आप पूरा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। हम पिछला वीडियो में भी ये बताए हुए थे। तो इस तरह का और भी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहें और मैं आपका वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।